हसी तो बोला बोलना पण बाट पानी नाले पीना कि दुई तो दूसो की जिंदगी भरी ने। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं लाया हूँ मास्टर क्लास कंपटीशन एनालिसिस पे पूरा 1 से 1.5 घंटे का प्रवचन होगा। आज मास्टर क्लास बिल्कुल पूरी जैसे मोड पे बनाई थी। अगर मोड वाली नहीं देखी तो पूरी ऊपर लिंक दे दूंगा, जाके देख सकते हो। आज की क्लास लंबी होगी, कॉपी पेन लेके बैठो, लिखो, सारे नोट्स बनाओ। पीपीटी मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हें मिल जाएगी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव पे डाल के तुम्हें लिंक दे दूंगा। तो आज मैं एक 15 पॉइंट फ्रेमवर्क बताऊंगा, जो 15 पॉइंट फ्रेमवर्क मैं यूज़ करता हूँ कंपटीशन एनालिसिस करने के लिए। अब सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कंपटीशन लैंडस्केप क्या होता है, कंपटीशन एनालाइज करना क्या होता है। सो कंपटीशन लैंडस्केप मतलब एक कोई भी जो बिजनेस है उसकी स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेसेस और थ्रेट्स, और जो उसका पूरा एक लैंडस्केप है जिसमें उसके कॉम्पिटिटर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो पूरी इंडस्ट्री है जिसमें उसके कॉम्पिटिटर्स एग्जिस्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करना। फिर ये जितने भी पॉइंटर्स हैं इन सबको मिला के एक डिसीजन लेना टू बाय, सेल और होल्ड। तो फॉर एग्जांपल लेट अस से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट कंपनीज। महिंद्रा एंड महिंद्रा करेंगे, टाटा मोटर्स करेंगे, मारुति सुजुकी करेंगे। हर कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेसेस, थ्रेट्स और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। जो 15 पॉइंट का मेरा फेवरेट फ्रेमवर्क है, जो 15 पॉइंट का जो फ्रेमवर्क मैं बताऊंगा, उस फ्रेमवर्क में 15 क्वेश्चंस हैं जिनके अगर तुम आंसर ढूंढते हो तो तुम्हें कंपटीशन की बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ हो जाएगी। वो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या पूछना है, वो कोई टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम्पल के साथ पूरा समझाऊंगा मैं। हाँ जी। तो अब हम आ जाते हैं मेरे 15 पॉइंट मॉडल पे, जो 15 पॉइंट फ्रेमवर्क है मेरा। सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमारे पास, दैट इज वाइल एनालाइजिंग एन इंडस्ट्री इज साइज एंड नेचर ऑफ द मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हमें देखना है कि जिस इंडस्ट्री में हम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस से हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। अब हमें देखना होगा कि साइज़ कितना है, ग्लोबल भी और डोमेस्टिक भी। डोमेस्टिक मतलब इंडिया में भी और ग्लोबल भी। तो हो सकता है लेट्स से इंडिया में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लेट्स से $300 बिलियन की है। अब नेचर तो हमने देख लिया कि $300 बिलियन की, साइज़ तो देख लिया। अब हमें ये देखना है कि जो साइज़ है क्या ये ग्रो होगा आने वाले टाइम में, क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो आने वाले 10-15 साल में बूम करेगा। $300 बिलियन का है तो क्या ये 10x हो पाएगा, अगले 10x, 20x, 25x हो पाएगा आने वाले 10-15-20 साल में? अगर आज 300 बिलियन का और 15 साल बाद भी 500 बिलियन का ही रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। या 15 साल बाद लेट्स से 30 आज 300 बिलियन का है तो लेट्स से 600 बिलियन का डबल हो गया 15 साल में। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसी इंडस्ट्री चाहिए जो आराम से 10-12% से हर साल ईयर ऑन ईयर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दे। 12% का केगर हमें चाहिए, एटलीस्ट 10-12% की इंडस्ट्री में ग्रोथ होनी चाहिए। 10% के नीचे बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि फिर वो इंडस्ट्री स्टैग्नेट हो जाएगी, वो इंडस्ट्री कभी ग्रो करेगी ही नहीं। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ग्रो कर ही नहीं सकती, अब कितना ही ग्रो कर जाएंगी वो। पर कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा, जिनमें अभी पोटेंशियल है। जैसे फिनटेक इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड अभी इंक्रीज़ होने वाली है। वेराज अगर कोई एक ऐसी इंडस्ट्री देखो जो बिल्कुल अब अपने पीक से डिक्लाइन होने लग गई है, उसमें अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसी इंडस्ट्री कौन सी होगी? तो ऐसी इंडस्ट्री में हम जैसे पेपर इंडस्ट्री का हम एग्जांपल ले सकते हैं। अब आने वाले टाइम में ज़्यादातर लोग पेपर का यूज़ नहीं करेंगे। आज भी ज़्यादातर लोग पेपर का यूज़ नहीं करते। मुझे हार्डली याद है कि मैंने पेपर पे कब कुछ लिखा होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में पेपर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा कम होने वाला है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। क्योंकि सेकेंड आ जाते हैं हम स्कोप ऑफ राइवलरी। मार्केट कितनी है, मार्केट कितनी है। कैसा है कि जो हमारा कॉम्पिटिटर उसके सीईओ का हम गला कराने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि उसने कुछ भी हमारे बारे में उल्टा बोला, अगले दिन हम असासिन्स भेज देंगे उसके पीछे। क्या एक कंपनी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, जिसे एडटेक इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, 2-4 प्लेयर कुछ भी करके मार काट के कुछ भी करके तुम्हें खा जाएंगे। ऐसी इंडस्ट्री से दूर रहो जहाँ पे गुंडागर्दी है।
ऐसी इंडस्ट्री में रहो जहाँ पे हेल्दी कंपटीशन है, सब कॉम्पिटिटर्स आपस में आराम से compete कर रहे हैं, कोई ज़्यादा मार काट नहीं है। ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई कंपटीशन है, बट जो कंपटीशन का नेचर है, जो राइवलरी का नेचर है, वो टॉक्सिक नहीं है। टॉक्सिसिटी जिस इंडस्ट्री में आई वो इंडस्ट्री तबाह है, वो इंडस्ट्री बेकार है, उसे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं मार्केट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड तुम्हारा पोजीशन इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो जी मार्केट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का मतलब तो मैंने तुम्हें बता दिया कि आज अगर $300 बिलियन की इंडस्ट्री है तो आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि 15 साल बाद 600 बिलियन की होगी। आने वाले 15 साल में ऐसा होना चाहिए कि वो 10x 20x तो हो ही जाए, मतलब 10%, 12%, 15% का केगर तो होना ही चाहिए ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। अगर नहीं है तो फिर मतलब नहीं है। 10% के नीचे आई डोंट थिंक अगर इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उसका कोई मतलब आई डोंट थिंक कि ऐसा सच कुछ मतलब है। और नेक्स्ट पॉइंट जो मतलब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? कोई भी एक जब प्रोडक्ट आता है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज, जब मार्केट में नया नया प्रोडक्ट आया है। तो जब एडटेक नया नया आया था तो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता था, काफ़ी सारे लोग नहीं लेते थे ऑनलाइन। जैसे फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव क्लासेस है, अब काफ़ी सारे लोग सीए कर रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं, तो 2002, 2004, 2005 में ज़्यादातर लोग पेन ड्राइव क्लासेस नहीं लेते थे, ऑफलाइन क्लासेस में ही जाते थे। फिर 2012-13 में धीरे धीरे एक्सपेंशन होने लगा, पेन ड्राइव क्लासेस ज़्यादा फेमस हुई और अब पीक आने लगी है और अब डिक्लाइन शुरू होने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो पहले कुछ टाइम तक वो इंट्रोडक्शन फेज़ में रहता है, वो नया नया आता है, लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता, तो सेल्स कम होती है, रेवेन्यूज़ कम होते हैं, प्रॉफिट्स कम होते हैं कंपनीज़ के। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पता चलने लग जाता है, तब सेल्स बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने लग जाती है, रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं, प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं। एक टाइम आता है जब पीक हो जाती है, जब सेल्स बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पे वो पीक आउट हो जाती है, उसके बाद वो उसके ऊपर नहीं बढ़ती वो। और पीक के बाद आता है डिक्लाइन। पीक के बाद आता है डिक्लाइन, जब सेल्स गिरने लग जाती है। जैसे कि अब ऑफलाइन क्लासेस का डिक्लाइन आ गया है, ऑफलाइन क्लासेस का डिक्लाइन आ गया है। अब आई डोंट थिंक कोई भी जाके सीए क्लासेस ऑफलाइन ले रहा है। मतलब अगर तुम्हारे आसपास कोई बहुत ही अच्छा कोई फेमस टीचर नहीं है, अब अगर तुम किसी बहुत ही फेमस टीचर के घर के बगल में रहते तो ऑब्वियसली तुम ऑफलाइन में जाओगे, बट मोस्ट प्रॉब्ली पीपल आर विलिंग टू गो फॉर ऑनलाइन रादर देन ऑफलाइन। तो ये क्यों होता है? ये होता है की ट्रिगर्स की वजह से। वो उसकी बात मैं आगे करूँगा नेक्स्ट पॉइंट, वो बाद वाला पॉइंट है, वो मेरे ख्याल से 11वां या 12वां पॉइंट है। उसके बाद आ जाता है मार्केट शेयर्स ऑफ राइवल। तो हर मार्केट शेयर देखना होगा हर राइवल का। अब जैसे हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लगभग 40-42% मारुति सुजुकी का है, 8 से 11% के मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स का है। अब तुम्हें देखना होगा कि जो इंडस्ट्री है उसमें किस कॉम्पिटिटर का कितना शेयर है। अब लेट्स से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 12% के केगर से बढ़ती रहती है, तो 6 साल में डबल हो जाएगी, 300 की 600 हो जाएगी, 1200 हो जाएगी 12 साल में, और 24 साल में, लगभग 25 साल में जो इंडस्ट्री है वो लगभग 2500 बिलियन की। अभी 300 बिलियन की है, फिर वो 25 से 2.5 ट्रिलियन की हो जाएगी। अब हमें ऐसी इंडस्ट्री चाहिए जो स्टेडीली ग्रो भी कर रही हो 10-12% के केगर पे ईयर ऑन ईयर, और उसी के साथ साथ जो मार्केट शेयर हो वो बहुत ज़्यादा ना हो। अब लेट्स से कोई इंडस्ट्री है $300 बिलियन की, लेट्स से कोई और इंडस्ट्री है, उसमें 98% शेयर एक ही कंपनी का है। फिर भी अगर कंपनी अपना मार्केट शेयर और ग्रो नहीं कर सकती, इंडस्ट्री, चलो लेट्स से इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, $300 बिलियन की इंडस्ट्री हो 12% के केगर से हर साल बढ़ रही है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से हर साल बढ़ रही है। अब $300 बिलियन की इंडस्ट्री 24 साल में हो जाएगी $2.5 ट्रिलियन की, तो 24 साल लग गए 2.5 ट्रिलियन होने में। बट जो इंडस्ट्री थी उसमें एक ही प्लेयर था सबसे बड़ा 98% के साथ, तो इतनी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं दिखेगी तुम्हें। तुम बोलोगे यार 300 से 2.5 ट्रिलियन 8x हो गया, बट 24 साल भी तो लगे, 24 साल में 8x हुआ ना।
बट अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका 10, 12, 20, 25% का मार्केट शेयर है, अब लेट्स से कोई कंपनी है जिसका 22% का मार्केट शेयर है अभी, अब वो बहुत जल्दी जल्दी मार्केट कैप्चर भी कर रही है, धीरे 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 स्टेडीली, तो धीरे धीरे मार्केट शेयर 22, 25, 3, 3, 4, 4% ईयर ऑन ईयर मार्केट वो कब्जा कर रही है धीरे धीरे। अब वो मार्केट पे भी कब्जा कर रही है और मार्केट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स ऊपर जा रहे हैं। उस केस में सिर्फ इंडस्ट्री का साइज ग्रो हो रहा था, कंपनी का मार्केट शेयर ग्रो नहीं हो रहा था। इस केस में मार्केट शेयर भी ग्रो होगा और इंडस्ट्री का साइज भी ग्रो होगा। इसकी वजह से जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखेगी दैट इज गोइंग टू बी इनसेन, और वही वेल्थ जनरेट करेगी। तो डोंट लुक फॉर बिग फिश इन स्मॉल पॉन्ड्स, लुक फॉर स्मॉल फिश इन बिग पॉन्ड्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है मार्केट शेयर ऑफ राइवल्स के बाद आ जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो जी डिस्ट्रीब्यूशन का तो ऐसा सीन है कि जिसने ये चीज़ मास्टर कर ली ना वो इंडिया में बिल्कुल सफल हो गया। नेस्ले, मैगी हर जगह मिल जाती है। एशियन पेंट्स इतना बढ़िया लॉजिस्टिक बिजनेस बनाया कि जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था एशियन पेंट्स, अगर तुम अपनी दुकान में पेंट के डब्बे रखते हो एशियन पेंट्स के और तुम्हारी इन्वेंट्री ख़त्म हो जाती है, 3 से 6 घंटे के अंदर एशियन पेंट्स वाले डिलीवरी कर जाते हैं, तुम्हारा स्टॉक रिप्लेनिश कर देते हैं। क्यों? उनके पास डेटा है, उनके पास लॉजिस्टिक्स है, उनके पास इतना सारा लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क है। जिसने अपना लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन मास्टर कर लिया वो कंपनी बहुत बढ़िया है। अब अगर तुम्हारी कोई ऐसी कंपनी है जिसमें तुम्हारे पास होलसेलर भी है, रिटेलर भी है, बहुत लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, तो उसमें फिर तुम सबका कमीशन बांटते फिरो, टाइम जो जाएगा वो अलग, हैसल्स अलग होंगी। इससे अच्छा अगर डायरेक्ट होगा तो दैट इज़ मच बेटर। डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री। अब कुछ इंडस्ट्री में हो सकता है तुम्हें होलसेलर रिटेलर की ज़रूरत पड़े, हो सकता है कुछ इंडस्ट्री में तुम्हें डायरेक्ट सेलिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इट डिपेंड्स, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड होगा। पर तुम्हें क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कुछ से कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है और कॉम्पिटिटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग जा रहे हैं जी होलसेलर रिटेलर के थ्रू, हमें लगता है कि होलसेलर रिटेलर के बिना काम नहीं हो सकता, बट कॉम्पिटिटर्स तो डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत तगड़ी तरीके से फोड़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टेक्नोलॉजी एंड डिग्री ऑफ इट्स यूज़। अब टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स, जिसने दोनों चीज़ें मास्टर कर ली ना, बस इनसेन वेल्थ वहाँ पे जनरेट होती है। या इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी कर ली। बजाज फाइनेंस टेक्नोलॉजी मास्टर कर ली उनने, एशियन पेंट्स टेक्नोलॉजी और ये दोनों मास्टर कर लिया उनने। फेसबुक टेक्नोलॉजी मास्टर कर ली। डेटा जिसके पास डेटा है बहुत बहुत इनसेन वेल्थ क्रिएट करेंगे वो स्टॉक्स। तो हर इंडस्ट्री में तुम्हें देखना है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कितना होता है और टेक्नोलॉजी का यूज़ है उसकी डिग्री क्या है। क्योंकि कुछ कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं जो टेक्नोलॉजी का ऐसा यूज़ कर रहे हो जो किसी को पता भी ना हो। बजाज फाइनेंस फिनटेक में ऐसा काम कर रहा है। बजाज फाइनेंस इज नॉट एन NBFC। बजाज फाइनेंस इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी, इज अ डेटा कंपनी, फिनटेक कंपनी। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जो मार्केट में प्रोडक्ट है, जो एक इंडस्ट्री में प्रोडक्ट है, वो क्या होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब सारे प्रोडक्ट सेम से। हेट्रोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस आर दोज गुड्स विच आर डिफरेंट। सब कंपनीज अलग अलग तरीके के सामान बेच रही है। कपड़े, अब सारी कंपनी सेम डिज़ाइन के कपड़े नहीं बेचती, अलग अलग डिज़ाइन के बेचती है। मतलब एज लॉन्ग एज कंपनी ने ट्रेडमार्क करा रखा है। मैं ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसी छोटी मोटी रीसेलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रांड्स। हर ब्रांड का अपना एक अलग डिज़ाइन होता है, तो जो डिज़ाइन है वो होगा हेट्रोजीनियस। सब लोग अलग अलग चीज़ें बेच रहे हैं, तो तुम्हें देखना पड़ेगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कितना है। क्योंकि देखो, अगर कोई ऐसा सामान बेच रहा है जो कि सिमिलर है उसके कॉम्पिटिटर के, तो कोई भी आके घुस सकता है, कोई भी कॉपी कर सकता है। मैं साबुन बेचने का काम है, साबुन आके कोई भी बेच सकता है, बस ब्रांडिंग करनी है अच्छी।
साबुन कोई भी बेच सकते हैं, बस ब्रांडिंग करनी अच्छी। पर कपड़े का ब्रांड बनाना है तो उसके लिए लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंस पे तुम्हें मास्टर करना पड़ेगा। वहाँ पे एक अलग मोड बन जाती है, वहाँ पे एक अलग मोड बन जाती है। इसलिए बोल रहा हूँ पहले मोड वाली वीडियो देख के आओ। मोड वाली वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो देखोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा इसमें, और डॉट्स कनेक्ट करोगे अपने हेड में। लगेगा कि हाँ ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, वो वहाँ से कनेक्ट हो रहा है, और ये सब चीज़ें एक साथ कनेक्ट होकर कैसे पता चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब यह है कि कोई भी एक इंडस्ट्री में कितनी कैपिटल लगती है वो इंडस्ट्री में एक बिजनेस इस्टेब्लिश करने में और बिजनेस को रन करने में। स्टील बिजनेस जो है उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगती है उसको खड़ा करने में। स्टील की जो तुम्हें फर्नेसेस और वो सब लगानी पड़ती है उसमें बहुत खर्चा है। हर कोई नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, इस वीडियो को जो देख रहा है प्रॉब्ली वो नहीं कर सकता। हो सकता है कर भी सकते हो, मतलब अभी करंटली हो सकता है कि ना कर सकते हो सकता है बाद में कर सकते हो, बट यू गेट माई पॉइंट कि इंडस्ट्री में तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या घुसना मुश्किल है बिकॉज ऑफ हाई कैपिटल। और अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा हाई कैपिटल लगती है और वो इंडस्ट्री में सब लोगों पे लेवरेज है, बहुत ज़्यादा हाई डेट है, पर हमारी कंपनी के पास हाई डेट नहीं है। फॉर एग्जांपल एक पूरी इंडस्ट्री है जहाँ पे लगता है बहुत ज़्यादा कैपिटल, हमारी एक कंपनी है जिसने कोई डेट नहीं ले रखी, जो है उसका खुद का है, तो ऐसी कंपनी होगी जो वेल्थ क्रिएट करेगी। क्यों? क्योंकि जब बुरा समय आएगा ना, जब पैंडेमिक आएगा, जब वॉर्स होंगी, तब सारी कंपनी जिन्हें डेट ले रखा है ना वो इंटरेस्ट के बोझ के तले मर जाएंगी, क्योंकि वो प्रॉफिट तो कमा नहीं रही है, उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा खूब सारा। हो सकता है जो उनके क्रेडिटर्स हैं वो पैसा वापस मांगने आ जाए, तो एक हो सकता है क्रेडिट क्राइसिस हो जाए। बट हमारी कंपनी ने कोई डेट ही नहीं ले रखी, वो प्रॉफिट कमाएंगे तो ठीक है, नहीं कमाएंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइशर मोटर्स को कोई डेट पे इंटरेस्ट नहीं देना, तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। पैंडेमिक में ऐश कर रहे थे वो। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस में घुसने के लिए कितनी चाहिए, उसके बाद वो बिजनेस रन करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए। कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें घुसना तो बहुत मुश्किल होता है, पर एक बार घुस गए तो बहुत आसानी से यू कैन कंडक्ट द बिजनेस। वो बिजनेस थोड़े से डिफ़िकल्ट है इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि कोई भी उसमें घुस सकता है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से 5,000 करोड़ लगते हैं वो बिज़नेस इस्टेब्लिश करने में। मैंने लोन लिया डेट से, या मैंने अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर करके लेट्स से 5,000 करोड़ रुपए रेस कर दिए। सपोज मैंने कंपनी खड़ी कर दी, कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया और मैंने डेट रीपे कर दी, तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर हमें एक ऐसी कंपनी चाहिए जिस इंडस्ट्री में घुसना भी बहुत मुश्किल हो, कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, और उस कैपिटल वो जो इंडस्ट्री में बिजनेस है उस बिज़नेस को चलाने के लिए जो कैपिटल चाहिए, जो वर्किंग कैपिटल होती है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? कोई भी बिज़नेस चलाने के लिए जो कैपिटल चाहिए होती है। मेरा वड़ा पाव का ठेला था, अब वड़ा पाव के ठेले में अगर मैं वड़ा पाव बेच रहा हूँ तो मेरे को आलू रोज़ ख़रीद के लाना पड़ेगा, मेरे को तेल रोज़ खरीद के लाना पड़ेगा, मेरे को गैस का सिलेंडर लाना पड़ेगा। ये सब मेरी वर्किंग कैपिटल है। जो मेरा ठेला है, जो मेरी कढ़ाई है, वो सब मेरे फिक्स एसेट्स हैं। फिक्स एसेट्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे वो बात हो रही है जो तुम्हारी इन्वेंट्री हो गई, या जो तुम्हारे रोज़ के खर्चे हैं, ऐसी चीज़ें, इन सब के लिए उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अगर किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा हाई वर्किंग कैपिटल चाहिए तो मेरे ओपिनियन में तो वो अच्छी इंडस्ट्री है अगर हमारी कंपनी के पास बहुत अच्छा कैश है, अगर हमारी कंपनी कैश रिच है, हमारी कंपनी के पास कोई डेट नहीं है, हमारी कंपनी जो बिज़नेस करती है उस बिज़नेस में घुसना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा कैपिटल लगती है और बिज़नेस चलाने में भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। पर हमारी कंपनी के पास मज़े की बात है कि बहुत ज़्यादा पैसा है। जियो टेलीकॉम में घुसना बहुत मुश्किल है, फिर चलाना भी बहुत मुश्किल है, पर जियो के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो जियो इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस पॉइंट। दो मैं रिलायंस पसंद नहीं करता इतना।
फॉर सम रीजंस, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अगर जानना चाहते हो कि मुझे रिलायंस पसंद क्यों नहीं है तो नीचे कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा उस पर भी वीडियो। फिर आ जाता है फ्रैगमेंटेशन इन इंडस्ट्री। फ्रैगमेंटेशन इन इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि एक जो इंडस्ट्री है उसमें जो प्लेयर्स हैं वो फ्रैगमेंटेड है या कंसोलिडेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रैगमेंटेड या कंसोलिडेटेड? एक इंडस्ट्री है जिसमें 500 प्लेयर है, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, बहुत छोटे छोटे, वो हो जाएगा फ्रैगमेंटेड। बहुत छोटे छोटे प्लेयर हैं, टुकड़े टुकड़े से प्लेयर हैं, अलग अलग जगह पे, कोई एक दूसरे के बारे में जानता नहीं है। वो इंडस्ट्री बहुत मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज हो सकता है 500 में से हमने एक इंडस्ट्री, एक बिजनेस को चूज़ किया, 500 में से जो हमने चूज़ किया हो सकता है उसका कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाए। 500 में से मैंने एक कंपनी चूज़ की, मुझे अच्छी लगी, अब मैंने 500 की 500 कंपनी तो मैं स्टडी कर नहीं पाऊंगा, 500 में से 10-15 ही कर पाऊंगा ना। मैंने 10-15 कंपनी स्टडी की, उसमें से मेरे को एक पसंद आ गई, मैंने उसमें इन्वेस्ट कर लिया। कल को वो 500 में से जो मैंने 15 की थी उसके अलावा जो 485 बची थी, 485 में से कोई ऐसी कंपनी आ गई जिसने कुछ बहुत ही ज़्यादा तोड़ फोड़ कर दिया और मेरी कंपनी ऑब्सोलीट हो गई, मेरी कंपनी जो काम करती थी वो बंद हो गया। दूसरी साइड में होता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होगा कि एक इंडस्ट्री में 12-13 प्लेयर हैं एट मैक्स, 12-13-15 प्लेयर हैं, 7-8-9-6-5, हो सकता है 1-2 प्लेयर भी हो। एक प्लेयर हो तो बहुत दिक्कत की, मतलब मोनोपली हो तो थोड़ी सी दिक्कत की बात हो जाए। अगर सेल्फ मेड मोनोपली है कि खुद काम कर करके मोनोपली बनी है तो ठीक है, बट अगर कोई लेगेसी मोनोपली है कि बहुत सालों से चलती आ रही, 25-30-35 40-50-100-150 सालों से चलती आ रही है और उसके पास कोई गवर्नमेंट की चीज़ है, गवर्नमेंट का लाइसेंस है, कोई रेगुलेटरी थिंग है जो कि आने वाले चीज़ में चेंज हो सकती है, उसका जो मोनोपली स्टेटस है वो खतरे में आ सकता है, तो मोनोपली से दूर रहो। बट वैसे मोनोपलीज बहुत अच्छी होती है। तो कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत कम प्लेयर हैं, तो ऐसी इंडस्ट्री में तुम स्टडी कर सकते हो सारे प्लेयर्स को। अब 12-13 प्लेयर हैं, मैं 12-13 प्लेयर्स को आराम से देख सकता हूँ कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है और मैं नज़र भी रख सकता हूँ पूरी इंडस्ट्री पे। अब फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हार्डली 6-7-8-10 प्लेयर होंगे। महिंद्रा और तुम्हारी मैं पैसेंजर व्हीकल की बात कर रहा हूँ, 4 व्हीलर्स में टाटा मोटर्स एंड मारुति सुजुकी, बस यही 3 पता है मेरे को। और जो फॉरेन ब्रांड्स है, फॉरेन ब्रांड से तो दूर ही रहो, तो उनका तो रहने दो क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है, तो हमें उनसे मतलब नहीं है। जो लिस्टेड नहीं है हमें उनसे मतलब ही नहीं है, हमें बस उनकी स्ट्रैटेजी से मतलब है। क्योंकि जो अनलिस्टेड कंपनी है उनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनसे हम कुछ नहीं कर सकते, उनसे हमें दूर ही रहना पड़ेगा, कोई हमारे पास चॉइस है नहीं। पर जो लिस्टेड कंपनी, फॉर एग्जांपल मैंने टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया, कल को मारुति सुजुकी ने कुछ बढ़िया कर दिया टाटा मोटर्स से, मैं टाटा मोटर्स से डिसइन्वेस्ट करके मारुति सुजुकी में चले जाऊँगा। मेरे को डिस्क्लोजर दोनों ही नहीं पसंद, मारुति सुजुकी भी नहीं पसंद और टाटा मोटर्स भी नहीं पसंद, ठीक है। तो अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि ये जो फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल पैंडेमिक आया, पैंडेमिक में कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसमें 500 प्लेयर थे, 500 में से 400 प्लेयर बंद हो गए और वो जो 100 प्लेयर थे वो इन 400 प्लेयर का मार्केट शेयर खा गए। ऐसा भी कई बार होता है। तो ऐसी चीज़ों से वो रहो, मतलब देखो ऐसी चीज़ों के लिए ढूंढो। काफ़ी सारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि बहुत सारे प्लेयर्स थे, कुछ प्लेयर्स बंद हो गए, उनका मार्केट शेयर हमारे पास आ गया। तो फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्रीज में तुम ऐसे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जो सबसे बड़े बढ़िया प्लेयर्स हैं 500 इंडस्ट्री में से, कोई ऐसे तो होंगे ना जो टॉप 1 परसेंटाइल में आते हैं, जो टॉप 10 डिसाइल में आते हैं, जो टॉप 1 डिसाइल में आते हैं, जो ऊपर के 10 परसेंटाइल में आते हैं, जो ऊपर के 1 परसेंटाइल में आते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा हाई मार्केट शेयर है, या हो सकता है जिनके फाइनेंशियल बहुत अच्छे हों, मार्जिन बहुत अच्छे हों, मोड्स हों उनमें, मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, मैनेजमेंट अर्निंग विजिबिलिटी बहुत दिखाता हो, रिस्क की बात बहुत अच्छे से करता हो, बहुत पैशनेट मैनेजमेंट हो। ये सब देखो। अगर तुम्हें लगता है कि फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है, मैं नहीं बोल रहा फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री से कम्प्लीटली दूर रहो। देखो अपॉर्चुनिटी तो तुम्हें फ्रैगमेंटेड में ही मिलेगी, क्योंकि अगर कोई कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री है ना तो ऑब्वियसली लोगों को उसके बारे में पता है। बट अगर कोई फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है ना तो लोग उससे दूर हैं, क्योंकि उसमें दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा, और अगर तुम दिमाग बहुत ज़्यादा लगाओगे तो ऑब्वियसली तुम्हें उसका फल तो मिलेगा ही। अब कोई पॉइंट छोड़ तो नहीं दिया ना, वैसे तो मैंने नहीं छोड़ा। टेक्नोलॉजी, हाँ सही, राइट। नाउ
नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेचर एंड साइज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। तो यार ये पॉइंट तो हो गया था ना, अच्छा वो था नेचर एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री। तो नेचर एंड साइज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। अब मारुति सुजुकी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट इज़ लगभग 1.5-2 लाख करोड़। वहीं अगर मैं पैसेंजर व्हीकल टाटा मोटर्स की बात करूँ तो 20-22 करोड़ के आसपास होगी, 20-22 हज़ार करोड़ के आसपास, 22-25-30 हज़ार करोड़ एट मैक्स मार्केट कैप बोल रहा हूँ मैं पैसेंजर व्हीकल की। तो अगर कंपेयर करें तो रफली 8 से 9 टाइम्स बड़ा है मारुति सुजुकी टाटा मोटर्स से। अब हमें ऐसा एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो रखी है। जो मैं वो बात बोल रहा था ना कि डोंट लुक फॉर स्मॉल फिश, डोंट लुक फॉर बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, लुक फॉर बिग फिश, लुक फॉर स्मॉल फिशेस इन अ बिग पॉन्ड। बड़े तालाब में छोटी मछली ढूंढो, छोटी मछली छोटे तालाब में बड़ी मछली मत पकड़ो, क्योंकि बड़ी मछली और कितनी बड़ी हो जाएगी, तालाब से बड़ी थोड़ी हो जाएगी। हो सकता है वर्टिकल्स खड़े करके हो जाए, अगर मछली उड़ना शुरू कर दे तो हो सकता है हो जाए, मतलब वो दे रहा हूँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो तुम्हें देखना पड़ेगा साइज़ क्या है कॉम्पिटिटर्स का, क्या वो स्टैग्नेट हो गए, जैसे मारुति सुजुकी के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, अब वो स्टैग्नेट हो गए, अब वहाँ पे आ गई स्टैग्नेशन। आई डोंट सी एनी R&D हैपनिंग ओवर देयर। मेरे को कोई बहुत ज़्यादा R&D दिख नहीं रही है, दिख तो मुझे टाटा मोटर्स में भी नहीं रही है। तो हो सकता है कि मेरी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस ना हो ऑटोमोबाइल में, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है नहीं ऑटोमोबाइल में इतनी, मेरे को समझ में नहीं आता ऑटोमोबाइल का काम। तो नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास पॉइंट दैट इज ट्रिगर्स ऑफ चेंज। ट्रिगर्स ऑफ चेंज का मतलब क्या है, कोई भी एक इंडस्ट्री है उसमें जब इंट्रोडक्शन से एक्सपेंशन फेज आती है, एक्सपेंशन से पीक आती है, पीक से डिक्लाइन आती है, जब डिक्लाइन आती है ना वो एक रीज़न की वजह से आती है, क्योंकि मार्केट में कुछ नया आ जाता है, कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कुछ नई नो हाउस आ जाते हैं। जैसे कि जो ट्रेडिशनल बैंकिंग थी उससे शिफ्ट आया नेट बैंकिंग में, उससे शिफ्ट आया लोग UPI वगैरह करते हैं, उससे अब शिफ्ट आने वाला है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में। तो क्या हमारी कंपनी जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आने वाले किसी फ्यूचर के ट्रेंड को पहले से डिस्काउंट कर रहे हैं, क्या उसको फॉरसाइट कर रहे हैं, क्या ऐसी कोई कंपनी है जो अभी से DeFi पे काम करना शुरू कर रही है, जिसने अलग से विंग्स बना रखे हैं जहाँ पे DeFi का छोटा काम हो रहा है, भले ही कम स्केल पे हो रहा है, हो सकता है बहुत कम पैसे उनको मिलते हों या बहुत कम पार्ट हो, पर काम तो शुरू किया है ना। तो क्या दे कैन फोरसाइट द फ्यूचर, ट्रिगर्स ऑफ चेंज, क्या ऐसी चीज़ है जो कि ट्रिगर कर सकती है चेंज को किसी भी इंडस्ट्री में। पैंडेमिक ने कोचिंग इंडस्ट्री में सब कुछ चेंज कर दिया। तुम चाहे IAS UPSC इन सब का देख लो, CS इन सब का देख लो, डीमोनेटाइजेशन, GST, डीमोनेटाइजेशन और पैंडेमिक ने मिलके जो यूज़ ऑफ करेंसी नोट्स थे वो बिल्कुल बंद कर दिए। लोगों को लगता है डीमोनेटाइजेशन का मेन रीज़न वॉज ब्लैक मनी और वो सब जो गवर्नमेंट ने बोला, नहीं, डिफ्लेशन था पहला रीज़न, ताकि डिफ्लेशन हो जाए, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही थी, उनको डिफ्लेशन करनी थी, तो उन्होंने डिफ्लेशन की, उनसे डिफ्लेशन ठीक से हैंडल नहीं हो पाई तो उन्होंने फिर GST लाया, जिससे फिर थोड़ी इन्फ्लेशन हो गई, तो थोड़ा बहुत सेटलमेंट हो गया। तो और पैंडमिक के बाद तो जो होना था वो हो गया। तो बात ऐसी है कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से करेंसी नोट्स यूज़ होना कम हो गए, लोगों ने प्रेफर किया नेट बैंकिंग और इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स, डिजिटल पेमेंट्स का यूज़ करना। पैंडेमिक ने और बड़ा हिट दिया। तो जिन बैंक्स में कोई दिक्कत नहीं होती थी, उनको आज भी कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो जैसे थे वैसे ही हैं, वो बहुत खुश हैं आज। वहीं तुम SBI PNB से ज़रा बैंक ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर, तुम्हें पता चल जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया और बड़ी बड़ी अमाउंट्स के लिए किया है, और बहुत टाइम लगता है। टाइम नहीं लगता, उनकी ऐप ही नहीं खुलती, बहुत प्रोसेसेस रिग्ड है। वहीं मैं अगर अभी
HDFC से ट्रांसफ़र करूँ, कितनी भी बड़ी अमाउंट करूँ, 10, 15, 20, 25 लाख आराम से हो जाएंगे, जो भी लिमिट्स है, मतलब ऑब्वियसली लिमिट्स के अंडर। उसके ऊपर करूँगा तो फिर तो मेरे को खत आ जाएगा कि जी आपका अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं, आपके घर पे इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्ट्रेटेजिक मैपिंग। स्ट्रेटेजिक मैपिंग का मतलब जब हमने सारे कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज कर लिया, सारे कॉम्पिटिटर्स को देख लिया कि कौन कहाँ पे है, अब हम उनकी स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेसेस और थ्रेट्स जो हैं वो लिखेंगे कि ठीक है, अब मारुति सुजुकी की वीकनेस ये हो रही है कि वो R&D नहीं कर पा रहे, वो स्टैगनेट हो गए, वो एक टाइम पे आ गए। ITC की ये वीकनेस हो गई है कि अब वो स्टैगनेट हो गए, वो और बढ़ नहीं पा रहे, उनके पास इतना कैश पड़ा रहता है, उन्हें डिविडेंड बांटना पड़ता है कि वो कुछ रिस्क नहीं ले पा रहे, वो कुछ नए वेंचर्स इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे। तो ये उनकी वीकनेस हो गई। अपॉर्चुनिटी, काफ़ी सारे बैंक्स के पास अपॉर्चुनिटी अभी भी कि वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में घुस जाए और आने वाले टाइम में तोड़फोड़ मचा दें। स्ट्रेंथ, बहुत कैश रिच है कोई कंपनी, बहुत हाई मार्जिन है, ये सब, या मोट्स हैं किसी तरह की, ये सब स्ट्रेंथ हो सकती है। थ्रेट्स क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क, अगर गवर्नमेंट ने कुछ उल्टे सीधे लॉ ले आए तो ख़त्म हो गया, बस बाय बाय, टाटा, थैंक यू, गुड बाय, हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लाइकली मूव्स ऑफ अ कॉम्पिटिटर। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है वो क्या मूव चल सकता है। ये ना चेस की तरह है, जैसे चेस में तुम्हें सोचना पड़ता है कि अगर मैंने ये जो पीस है मेरा, अगर मैं इसको ऐसे मूव किया, अगर मैंने घोड़े को चला दिया L शेप में 2.5 कदम, तो आगे वाला कहीं काट ना दे। तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, उनकी क्या मिशन और विजन है, क्या वो कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल को पता चला हमने कुछ लॉन्च किया, उनने हमसे कुछ बेटर लॉन्च कर दिया। क्या पोटेंशियल है हमारे कॉम्पिटिटर्स में? कहीं ऐसा तो नहीं हमारी इंडस्ट्री में हम ही बॉस हैं, बस बाकी सब छोटे मोटे हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। और बिकॉज दिस इज़ गुड, ये होना चाहिए कि जो इनोवेशन करते हैं हम ही करते हैं और किसी को कुछ आता जाता है नहीं, बाकी सारे कॉपी कर लेते हैं हमें। तो अगर ऐसी इंडस्ट्री मिले तुम्हें, ऐसी कोई कंपनी मिले जहाँ पे जो कंपनी है वो पहले से ही देख लेती कि उसके कॉम्पिटिटर्स क्या करने वाले हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रीज़न ऑफ अ कॉम्पिटिटर सक्सेस एंड फेलियर्स भी होना चाहिए था यहाँ पे। रीज़न ऑफ अ कॉम्पिटिटर सक्सेस हो सकता है कोई इंडस्ट्री, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एग्जांपल लेता हम शुरू से जैसे लेते आ रहे हैं, मारुति सुजुकी है, उनने इतनी सेल कर दी, उतने इतने प्रॉफिट बना दिए, वो इतनी बड़ी हो गई, बूढ़ी हो गई। अब तो वो बूढ़ी हुई, इतनी सक्सेसफुल हुई, कैसे हुई? मारुति सुजुकी ने ऐसा क्या कर लिया जो और कोई नहीं कर पाया, जो टाटा मोटर नहीं कर पाया। अब देखो फेलियर का क्या रीज़न थे। हिंदुस्तान मोटर्स, एम्बेसडर जिसने बनाई थी, उसका क्या हुआ? वो कहाँ है? कोडेक कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रही कोडेक। उन्हीं जो मोबाइल बनाता था कहाँ है? कैमरा आज भी अच्छे बनाता है, म्यूज़िक सिस्टम्स आज भी बहुत अच्छे बनाता है, हेडफोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सोनी इज़ ए गुड ब्रांड, चीज़ें अच्छी है। फ़ोन कहाँ गए उनके पर? मुझे तो नहीं दिख रहा आजकल लोगों के पास सोनी के फ़ोन। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ सक्सेस और फेलियर ऑफ अ कॉम्पिटिटर इन एन इंडस्ट्री? एक पूरी इंडस्ट्री में ऐसा क्या, HDFC बैंक ने ऐसा क्या कर दिया जो कि SBI PNB नहीं कर पा रहे? ये बैठ के सोचो, बैठ के रिसर्च करो, बैठ के पढ़ो इसके बारे में। क्या कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी थी जिसने उसको सक्सेसफुल बनाया या उसको फेल करवाया? और क्या हमारी कंपनी फेलियर वाले रास्ते पे जा रही है, सक्सेस वाले रास्ते पे जा रही है? आई होप समझे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री में मार्जिन है भी कि नहीं है। अब मैंने जैसे स्टील वालों का बताया था, अब स्टील में मार्जिन है ही नहीं, स्टील में कोई ज़्यादा पैसे मिलते नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट।
हमें ऐसी कंपनीज, ऐसी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे मार्जिन हाई हों, जहाँ पे हमें पैसे मिले भी, जहाँ पे हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बहुत अच्छा आ रहा हो, तगड़ा आ रहा हो। कैश जनरेटिंग मशीन डिवीज लैब की तरह होनी चाहिए, खूब सारा कैश आ रहा हो, TCS की तरह, इन्फोसिस की तरह, ऐसी कंपनीज की तरह जो खूब पैसा छाप रही हैं। सिर्फ ऐसे नहीं कि मोड, हमारे पास तो जी मोड भी है, हमारे पास तो जी बहुत बड़े बड़े मैनेजमेंट भी है, पर हम पैसे नहीं कमा पा रहे, टाटा स्टील की तरह, कि हम पैसे ही नहीं कमा पा रहे यार, क्या करें अब। ऐसी इंडस्ट्री से दूर रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो। खत्म हो गया, बस डन। थैंक यू, बाय बाय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तराखंड। ठीक है, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ।